दोस्तों ये डेमो है एक कंप्लीट प्रोडक्शन प्लानिंग का। ऑर्डर लेने से लेकर उसके बिल ऑफ मटेरियल, उसकी प्रोडक्शन प्लानिंग, मैन, मशीन, मटेरियल सबको प्लान करते हुए ये देखने का कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसको हमने फोकस किया है बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग पे, बट दिस कैन बी यूज इन ऑल द सिचुएशंस। अब अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ऑर्डर लेने से लेकर उसमें से कितना डिस्पैच हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो किस स्टेज पे चल रहा है, ये सब चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे नीचे आप देखें, अभी ऑर्डर आ गया, अगली स्टेज पे देखेंगे कि ऑर्डर आ गया, अप्रूव हो गया, जॉब कार्ड बन गया, जॉब कार्ड बन गया, उसकी अप्रूवल हो गई, मशीनरी प्लान कर ली, किस मशीन पे काम होगा, मशीन हो गया, डिस्पैच एडवाइस बन गई, इनवाइस बन गया, माल चला गया, माल पहुँच गया, पेमेंट आ गई। इस पूरी प्रोसेस को जॉब कार्ड की मदद से बैच प्रोसेसिंग, ट्रेसिबिलिटी को मेंटेन करते हुए इसको करना, ये खास बात है। एक एक मशीन पे उस शिफ्ट में कितने मिनटों की शिफ्ट थी, क्लोजअप में देखते हैं कि शिफ्ट लेट्स से 600 मिनट की थी, तो उसमें से मैंने कितने मिनट अलॉट कर दिए, कितने मिनट अवेलेबल हैं, कितने परसेंट शिफ्ट मैंने अलॉट कर दी, कि लोग खाली तो नहीं होंगे, मशीन खाली तो नहीं होगी, अप्रोप्रिएट, ऑप्टिमम है, कहीं ये तो नहीं मैं एक्सेस पे जा रहा हूँ, 110% लोडिंग कर दी, 150% लोडिंग कर दी, मिस्टेक ना हो रही हो, लोड बैलेंसिंग मैं कर पा रहा हूँ क्या, एक एक जॉब पे कौन सा टीम लीडर था, कौन सा ऑपरेटर था, ओके, किस मशीन पे कितने बजे काम स्टार्ट हुआ, कितने बजे ख़त्म हुआ, हर चीज़ को यहाँ पे हम प्लान करते हुए चल रहे हैं और एक्चुअल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिफरेंट डैशबोर्ड हमारे अपने आप बन रहे हैं। तो ये वो खास बात है जो आप चाहे पैकेजिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे आप स्टील इंडस्ट्री में हो, यानी कि कंपोनेंट इंडस्ट्री में, चाहे आप बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, आप प्लास्टिक मोल्डेड कंपोनेंट्स बनाते हैं, या वॉशिंग मशीन या कूलर्स बनाते हैं, या आप ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाते हैं, या आप कोई केमिकल बनाते हैं, या आप कास्टिंग की कोई आइटम बनाते हैं, मशीनरी या इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इन सभी सिचुएशंस में ये सॉफ्टवेयर आपकी मदद करता है। कुछ हमने ट्विक कर रखे हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स, जो उस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही स्पेशलाइज चीज़ें हैं, बट नॉनदलेस सॉफ्टवेयर इज़ फैंटास्टिक एंड इट इज़ रेडी to give you the solutions and graphs and MIS and rejections, downtime, productivity of all your machines across all stages. सुमित, आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स को? आज हम अपने वेब फिंसेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है बेस्ड ऑन द बिल ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस प्लान, इनके कॉम्बिनेशन है। बिकॉज प्रोसेस प्लान में आपका होंगे वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोडक्शन एंड बिल ऑफ मटेरियल विल बी हैविंग द चाइल्ड पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स, बीओपीज। इनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए कैसे अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलेगा ईआरपी में, वो हम दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रोसेस को। और इस प्रोसेस में सबसे पहले आपने कहा कि फिनिश गुड खोल लिया जाए। हाँ, ये फिनिश गुड आइटम मास्टर है। एक्चुअली हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, एफजी आइटम मास्टर, एसएफ आइटम मास्टर एरिया अलग है और रॉ मटेरियल मास्टर एरिया अलग है। यहाँ पर हमने एक फिनिश गुड मास्टर खोल के दिखाया। तो हमने यहाँ पे आइटम मास्टर बनाया कि सुजुकी के इंजन की पैकिंग दे रहे हैं हम, जो इतने बाय इतने mm की है और इतने GSM की है। यस। और ये ग्रुप हो गया, फिनिश गुड्स कैटेगराइज कर दिया हमने आइटम को, एक हायरार्की लेवल बना दिया है उसका। फिनिश गुड्स, उसके विद इन एफजी कॉरुगेशन, उसके विद इन सुजुकी के इंजन के जो भी और पैकिंग्स होंगी, और उसके विद इन ये पर्टिकुलर इस साइज की पैकिंग। यस, एग्जैक्टली। जो भी लॉजिक्स हम बनाते हैं लोगों को, नीचे ये भी दिख रहा है कि किस किस प्लांट में दिखेगा। हाँ, अगर हमारा मल्टी लोकेशन सेटअप है और ये वो प्रोडक्ट हम डेडिकेटेडली अपने किसी एक यूनिट में बना रहे हैं, तो हम यहाँ से ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये कौन सा यूनिट हमारा ये मैन्युफैक्चर करेगा ये प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, ताकि दूसरे यूनिट्स में गलती से इसकी प्रोडक्शन प्लानिंग होए ना। यस, एग्जैक्टली। लोग कंफ्यूज ना हो, ना इसकी प्रोडक्शन प्लानिंग हो, ना इसकी रॉ मटेरियल प्लानिंग। और दिखेगा किस में, तो दिखने के लिए भी आप ब्लॉक कर सकते हो कि ये इसमें दिखना है और इसमें नहीं दिखना, ताकि अगेन वहाँ के लोगों को दिखने में फ़ायदा है या ना दिखने में फ़ायदा है, वैसे करा दिया जाएगा इसको। तो कॉमन मास्टर होते हुए भी कंट्रोल रह जाता है। ये फ़ोटो कैसी है? ये फैसिलिटी है हमारे फिंसेस में कि आप इमेज फिनिश गुड्स की या कोई भी रॉ मटेरियल की या किसी भी आइटम की आप इमेज स्टोर कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद यू कैन हैव द लिस्ट ऑफ द आइटम मास्टर अलॉन्ग विद द इमेजेस एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स, कि उसका मिनिमम मैक्सिमम लेवल कितना है, उसका प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, ऑल ड्राइंग नंबर, पार्ट नंबर, ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इनकी एक लिस्ट निकल जाती है विद इमेज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये हमारा पहले एफजी हो गया, तो हम एसएफ पे आ गए, यानी जो इसके मेन पार्ट्स हैं। यस, इसकी सब असेंबलीज। क्योंकि देखिए कुछ तो चीज़ें प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीधा
रॉ मटेरियल डाला, एफजी बन गया। बट कई ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बीच में सेमी फिनिश की स्टेज आती ही आती है। हाँ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बॉम हमने यूज किया जिसमें 2 या 3 स्टेजेस को हमने क्रिएट कर दिया। अगर इसको इसमें हम एक स्लीव बना रहे हैं, ये पहला एसएफ आइटम है, और ये दूसरा है ये लेयर पैड बना रहे हैं। तो इस बॉक्स में स्लीव भी लगनी है, लेयर पैड भी लग रहे हैं, तो ये सेमी फिनिश आइटम बन गए। देन फिर हमने कुछ रॉ मटेरियल सिस्टम में खोले कि अगर हमें लेयर पैड भी बनाना है तो लेयर पैड को बनाने के लिए क्या आरएम लगेगा, या स्लीव को बनाने के लिए क्या आरएम लगेगा। तो इस तरीके से हमने ये दिखाया कि एसएफ के बाद हम आरएम, बीओपी, कंज्यूमेबल्स, पैकिंग मटेरियल, ये सब सिस्टम में खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये सबसे खास चीज आई बिल ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर हमने एफजी को, ये एफजी आ गया ऊपर, जी, और नीचे आ गए इसके चाइल्ड पार्ट्स। ये इसके चाइल्ड पार्ट्स आ गए कि एफजी को बनाने के लिए क्या सब असेंबली लग रही है। कुछ डायरेक्टली कंपोनेंट्स हैं, बीओपीज हैं जो डायरेक्टली एफजी में ही लग रहे हैं। कुछ पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग पैड तो हमने खरीदा होगा जी, ये बीओपी है हमारे। और ऊपर वाली 2 आइटम्स हमने बनाई हैं, ये हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो 70 सीरीज वाली आइटम इन हाउस प्रोडक्शन है, और जो 16 सीरीज वाली आइटम्स हैं वो हमने खरीदी हैं। और इस साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं बॉम्ब की, जैसे कैटेगरी ऑफ बॉम्ब है कि ये फाइनल बॉम्ब है या अभी ये टेस्टिंग में चल रहा है। तो वो भी कुछ फ्लैग्स हमने इसमें दिए हुए हैं। लॉट साइज क्या रहेगा, और कितनी स्लीव लगेंगी, 2 स्लीव लगेंगी, 4 लेयर पैड लगेंगे, 16 बकल लगेंगे, एग्जैक्टली 2 एम्बॉसिंग प्लेट लगेंगी, 4 बेल्टें, 32 पैकिंग क्लिप्स और 8 एज प्रोटेक्टर्स। तो ये सिस्टमेटिकली आपको बता रहे हैं किस तरह आप एनविजन कर पा रहे होंगे कि ये जो फोटो अभी हमने देखी थी कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चाइल्ड पार्ट्स लगे, कुछ हमने बनाए, कुछ हमने खरीद के लगाए, और ये हमारा डेटा क्लियर हो गया। फिर हम इसमें क्रॉस वेट, नेट वेट क्या रहेगा, कुछ अपने रिमार्क्स भी हम लगाना चाहते हैं तो रिमार्क्स भी हम आइटमाइज लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक सिर्फ फिनिश गुड के बिल ऑफ मटेरियल का प्रीव्यू आ गया, ओनली फॉर द फिनिश गुड लास्ट स्टेज। और ये इसके चाइल्ड पार्ट्स हो गए। ये इसके सेमी फिनिश्ड फर्स्ट पार्ट का बिल ऑफ मटेरियल है कि इसको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। उसी तरीके से SF2 का है। तो अब अगर हम कंप्लीट FG का बॉम्ब देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर्ड लेयर्ड बॉम्ब आया हमारे सामने। बहुत बढ़िया। FG में उसके पार्ट्स और उसमें से जो बनाने वाली आइटम्स हैं वो फर्दर ओपन हो गई। यस, बिल्कुल। जैसे हम सब जानते हैं फिंसेस के अंदर सब असेंबलीज हैं, ये सेमी फिनिश्ड आइटम है जिनके कोड 7 से स्टार्ट होते हैं, वो 7 सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो 7 सीरीज के भी बॉम्ब इसके अंदर बना सकते हो आप, और वो लेयर्ड की फॉर्म में नीचे दिख रहे हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये बंदा शीट्स से पार्ट बना रहा है। यस। तो इसके पास अपनी कॉरुगेशन मशीन नहीं है। यस। इसलिए 02 सीरीज में ये मटेरियल को एज शीट फॉर्म खरीदेगा। आखिरी में आप देखोगे यूनिट्स हैं शीट्स या नंबर्स या पीसेस। Exactly. मैंने पीसेस से रेक्टेंगुलर बोर्ड्स खरीदे, उनसे मैं स्लीव या लेयर पैड बनाऊंगा एक पर्टिकुलर लेट्स से वर्कशॉप के एक एरिया में, दूसरे फिनिशिंग एरिया में उनको मैं असेंबल करूंगा। ये बॉम्ब अप्रूवल, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक बार रिव्यू करना है बिल ऑफ मटेरियल सिस्टम में डालने के बाद कि क्या जो BOPs, कंज्यूमेबल या सब असेंबलीज ली हैं वो ठीक ली हैं, उनके क्वांटिटी प्रोपोर्शंस ठीक हैं कि नहीं है, क्या कोई गलती से सिमिलर आइटम तो नहीं लग गया इसमें मिलता जुलता। अगर बॉम्ब ही गलत बन गया तो प्रोडक्शन गलत हो बिल्कुल, जाएगी। ये मदर डॉक्यूमेंट है, ये मदर डॉक्यूमेंट गलत बन गया तो आगे तक सारा हमारा प्लानिंग सब गड़बड़ हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। कई कंपनीज में बड़े ऐसे मजाक मिलते हैं, सर हमारे ना अभी बॉम्ब फाइनल नहीं है, प्रोडक्शन सर वो तो 10 साल से चल रही है बट बॉम्ब फाइनल नहीं है। बॉम्ब फाइनल नहीं है तो वो गलत चीज़ है। ये बेस स्टेप है, ये मदर डॉक्यूमेंट है फॉर एनी प्रोडक्शन। जो आज के तारीख में तुम्हें बेस्ट पता है वो डालो, एक डाले दूसरा अप्रूव करे कि भाई हाँ जी हम दोनों ओन करते हैं कि लार्जली ये ठीक है, आओ आगे काम बढ़ाएं, जैसे जैसे आगे बेटर होगा कर लेंगे। बाकी फिलहाल शुरू करना चाहिए, गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए, और बॉम्ब को अप्रूव करना इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि आप अप्रूव कर रहे हो। जैसे PO अप्रूवल होता है, सेल ऑर्डर अप्रूवल होता है, वैसे ही बॉम्ब अप्रूवल कि भी बॉम्ब ठीक डाला गया है। फिंचेस में हमने हमेशा ही इस चीज़ को इंकरेज किया है कि आप मेकर चेकर अप्रूवर का कंसेप्ट आगे लेके चलिए ताकि एक आंसरेबिलिटी बने, रिस्पॉन्सिबिलिटी बने कि ये किसने बनाया, किसने चेक किया, किसकी अथॉरिटी से अप्रूव हुआ और काम आगे बढ़ा। ग्रेट। अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस आ गई, ये क्या है? ये प्रोडक्शन प्रोसेस है कि आपके डिफरेंट WIP एरिया में क्या क्या प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। ये एक तरह से वन टाइम मास्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन मास्टर भी हम इन्हें कह सकते हैं, जो हमें खोल कर रखने हैं सिस्टम में। ये प्रोसेस मास्टर हो गए। प्रोसेस मास्टर्स हैं, हमें सिस्टम में खोल कर रखने हैं और एक वन टाइम प्रोसेस मैपिंग कर देंगे हम इसकी प्रोडक्ट्स के साथ, FG प्रोडक्ट्स के साथ। कि जो मेरी WIP की स्टेज है, या समझ लो जो मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन के सेक्शन जो हैं, यस, ये प्रोडक्शन के सेक्शन खुल गए हमारे। ओके जी।
तो ये प्रोसेसेस को अब ये प्रोसेस मैप हो रहा है कि सब असेंबली क्या प्रोसेस होकर गुजरेगा सब असेंबली से, उस प्रोसेस के लिए सेटअप टाइम क्या रहेगा, साइकिल टाइम क्या रहेगा प्रोडक्शन का। तो जैसे स्लीव है, स्लीव के लिए क्या करेंगे, पहले हम स्लिट करेंगे, स्लिट और स्लिटिंग करेंगे। स्लिटिंग किस पे करेंगे, ये रील स्लिटिंग मशीन नंबर 2 पे करेंगे। हाँ, ये हमारी एक्चुअली में प्रेफर्ड मशीन है, दिस इज अवर प्रेफरेंस कि अगर ये काम करेंगे तो उस मशीन पे होना चाहिए, प्रेफरेबली अगर अवेलेबल है तो इस पे करना चाहिए। और इस पे जॉब चेंज करते हुए आधे घंटे का टाइम मैं दूंगा। आधा घंटा बहुत है भैया, मशीन का पुराना सामान साफ करो, नया लगाओ, अपने मटेरियल को सेट कर लो, मैन मशीन मटेरियल को सब सेट कर लो। आधा घंटा सेटअप टाइम दिया जा रहा है और पर 1000 पीसेस पर 1K यानी 1000 पीसेस उसका 350 मिनट दे रहे हैं हम इस काम को करने के। यस, तो बहुत है भाई। 1000 पीस करने के लिए 350 मिनट, ऑलमोस्ट हमने 6 घंटे दे दिए। तो हम बिल्कुल सोच के समझ के, जो आप लोगों का क्लैरिटी होती है कि किस मशीन की क्या रेटेड कैपेसिटी है, और पर रेटेड कैपेसिटी लेटर से वो चाहे 200 मीटर पर मिनट, बट आप कहते हो यार 200 मीटर नहीं, मेरे को 50 मीटर की स्पीड पे चलाना है, 50 मान लो, जो मान लो वो भर दो, जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कंफर्टेबल है। यस, स्पीड बाद में बढ़ाते रहना, बाद में बढ़ाएंगे, कोई फिलहाल गलती होगी लॉजिकली करो, रीजनेबल करो, परफेक्शन की चिंता नहीं है, बट रीजनेबल काम करो और आगे बढ़ते जाओ। ईआरपी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलें तो अगर कुछ मिस्टेक लगती है, कुछ गलती होती है, तो एटलीस्ट हमें नजर तो आए, डेटा कुछ होगा तो ही नजर आएगा। अगर डेटा गलत भी है तो भी नजर आ रहा है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं बाद में। और ये देखिए SF1 था जिसके प्रोसेस मैप हुई भी है, इसे स्लिटिंग से जाना है, ये स्कोरर से जाना है, और मैं इस मशीन से इसे करूँगा, इसमें ये टाइम लगेगा। और मेरी असेंबली सेक्शन जो है, यहाँ पे FG बनेगा, तो वहाँ पे असेंबली सेक्शन जाएगा जहाँ 15 मिनट सेटअप टाइम दिया और 1000 बीजों को असेंबल करने के लिए 160 मिनट दिए, और वो मैनुअल प्रोसेस है। यस, तो कई बार हम सोचते हैं यार सारी चीज़ें मशीन से ही डेटा चला जाए, बहुत अच्छी बात है, ले जाओ, जो मशीनें अवेलेबल हैं ओके, बट असेंबली ऑपरेशन में क्या लिंकिंग करोगे भाई? तो मतलब कुछ तो आपको सिस्टम्स में करना ही चाहिए ना। तो सिर्फ मशीन लिंक करने से ERP कंप्लीट नहीं होता। Exactly. तो आपको रॉ मटेरियल से लेकर हर स्टेज पे ले जाकर उसे FG तक पहुंचाना है, और ये सब चीज़ों से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एम्प्टी टाइम, नो शेड्यूल टाइम, डाउन टाइम, इन सब चीज़ों को भी निकालने में हमें बाद में आसानी होती है। यस, अब आ गई रियल स्टोरी कि भाई ये तो वन टाइम हमने सेटिंग कर दी थी, ये जो अभी तक हमने किया था ये सब वन टाइम एक्टिविटी थी, मास्टर्स थे। अब आया एक्चुअली ऑर्डर, लेटर से हमारा 12/5 को ऑर्डर आ गया, सुजुकी इंडिया से ऑर्डर आ गया, रिपीट ऑर्डर है कि मेरे को 1500 पीस इस चीज़ के दे दो। हाँ, जो बेसिक डिटेल्स हैं हमने वो डाली कि क्या FG है, क्या क्वांटिटी रहेगा, कितना उसका रेट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सामने वाली कंपनी का परचेजर कौन है, तो ये सारी डिटेल्स हमने सिस्टम में यहाँ पर फीड कर दी। और उसके बिहाफ पे फिर हमारे कुछ सेल्स डैशबोर्ड्स हैं, ये हमारे मॉड्यूल वाइज डैशबोर्ड चलते हैं, कितने ऑर्डर आ गए, कितने ऑर्डर इस महीने आ गए, कितने ऑर्डर पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, कितने परसेंट पेंडिंग फॉर अप्रूवल है। ब्यूटी ये है कि ये ड्रिल डाउन भी हो जाते हैं। ओके, गुड। तो ये देखो ड्रिल डाउन किया तो हमने जो उस 1 को क्लिक किया तो 1 डिटेल आगे भी, ये हमने ऑर्डर आज डाला हुआ है। अब देखते हैं डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट। तो डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट, अरे वाह, इसे मैं अमेज़न वाली रिपोर्ट बोलता हूँ। क्या है समझ गए? दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट्स इनसाइड द ERP। अब क्या है कि ये रिपोर्ट हमें जो ऑर्डर, अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर हमारे पास है, उस पर क्या क्या इवेंट्स हो चुके हैं, वो इवेंट्स की जानकारी हमें दे रहा है। अच्छा, तो टॉप पे मैं देखूं ऑर्डर बुकिंग से PPC प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पैच, डिलीवरी तक ये सब चीज मॉनिटर होंगी। इसके फर्स्ट हाफ में आप देखोगे तो आपको रो वाइज समरी मिल रही है। हाँ। किस कस्टमर से क्या ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर, कितना जॉब क्वांटिटी, कितना सेल, कितना डिस्पैच, ये तो हमें समरीज मिल रही है। अगर आप किसी भी ऑर्डर पे ऊपर डबल क्लिक करोगे तो उसी ऑर्डर के नीचे इवेंट्स आ जाएंगे। अब वो इवेंट्स को आप देखोगे तो जो इवेंट डन है दोज आर कमिंग इन ग्रीन, जो वेटिंग में है वो येलो में आ रहे हैं। वो इवेंट कब हुआ, किसने किया, कितने बजे किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। ये सब आने वाला है, ये सब आगे जाएगा। ये देखिए, ये इसका क्लोजअप है कि भाई अभी ऑर्डर डला है, इतने बज के इतने मिनट पे ऑर्डर डल गया। अब ये ऑर्डर गया अप्रूवल, ये ऑर्डर अप्रूव हो गया। यहाँ देखो अप्रूवल अभी एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी है, ये येलो है, वेटिंग है। यहाँ ऑर्डर अप्रूवल में गया और हमने कहा ओके प्रोसीड, इसे आप ऑर्डर मुझे मंजूर है, मुझे रेट, क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, पार्टी, ये सब मुझे ओके है। ओके किया तो ऑर्डर अप्रूव हो गया। तो अभी आप आगे देखेंगे कि जैसे जैसे ये इवेंट्स होते जा रहे हैं तो मेरा वो डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो डन होता जा रहा है। ये देखिए, ये ऑर्डर अप्रूवल भी आ गया और ये जॉब ऑर्डर एंट्री भी आ गई कि ये जॉब ऑर्डर बना दिया इसका। इससे पहले जॉब ऑर्डर ज़रा देखें, तो ये जॉब ऑर्डर की कहानी दिखा रहे हैं कि भाई इसका जॉब ऑर्डर बना दिया क्या,
जॉब ऑर्डर की इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब ये जॉब कार्ड क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस प्लान एंड बिल ऑफ मटेरियल। कि वर्क इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारी प्रोडक्शन टीम के लिए वो हमने प्रोसेस प्लान में डाल दिए, और एक्चुअल रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल बीओपी सब असेंबली क्या लगने हैं वो हमने बॉम्ब में डाल दिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ये जॉब कार्ड प्रिंट हो जाता है, जॉब कार्ड बन जाता है विद ऑल द डिटेल्स। ग्रेट। अब वापस उसी ऑर्डर पोजीशन रिपोर्ट को देख रहे हैं, वही वाला हमारा ऑर्डर में लेफ्ट में दिखा रहा है कि भाई ऑर्डर था 1500 का, जॉब ऑर्डर भी मैंने बनाया 1500 का, अभी डिस्पैच नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, डिस्पैच अभी 0 चल रही है, सेल 0 चल रही है, और बैलेंस 1500 मुझे एक्शन अभी लेना है। तो इसकी मदद से मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ और डिटेल्स देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ क्या डिलीवरी डेट है, क्या कमिटमेंट है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और डबल क्लिक करके जो मुझे को यहाँ डिलीवरी डेट दिख रही है कि 26/5 को माल डिलीवर होना है। सिस्टम कह रहा है भाई 12 तारीख को ऑर्डर आया था, अप्रूव होने में तुमने 6 दिन लगा दिए, देखो 18/5 को जाके अप्रूव हुआ। 18/5 को इसके बाद प्रोडक्शन वालों ने भी साथ साथ उसकी जॉब ऑर्डर बना दिया है, पर जॉब ऑर्डर अप्रूव नहीं हो सकता क्योंकि सेल ऑर्डर अप्रूव नहीं हुआ था। चलो दोनों चीज़ें हो गई, और ये देखिए धीरे धीरे येलो से ग्रीन होती जा रही है चीज़ें। अगर किसी चीज़ को एडिट कर दोगे तो फिर उसका अप्रूवल हट जाएगा और आपको उसे फिर से जिम्मेदारी आपके सीनियर की होगी कि भाई नीचे वाले ने अगर मेरे अप्रूवल के बाद कुछ चेंज कर दिया, या तो वो चेंज कर नहीं पाएगा, बट अगर आपने उसे अथॉरिटी दे रखी है चेंज करने की तो आपको फर्दर देखना होगा कि उसने भैया क्या चेंज कर दिया। पता चले उसने बॉम्ब बदल दिया, उसने क्वांटिटी बदल दी, उसने डेट बदल दी, तो किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी सुमित, देखो भैया ये दिल्ली जयपुर हाईवे कितनी बढ़िया है, इसके ऊपर हम अपनी रास्ता भी कवर कर रहे हैं और लोगों को कुछ नया भी दिखा रहे हैं, कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। Exactly, तो यहाँ पर देखिए हमारा जॉब ऑर्डर बन गया था, जॉब ऑर्डर अप्रूव भी हो गया, हाँ भैया सब ठीक है। अब उसमें अभी टाइम नहीं गया था, ये तो हो गया क्या करना है, किसके बाद क्या करना है, किस मशीन पे करना है, कितना मटेरियल इशू करना है, ये तो हो गया। बट भैया आज करना है या कल करना है, आज की दिन की शिफ्ट में करना है या रात की शिफ्ट में करना है, तो ये तो प्लानिंग नहीं हुई थी। अब होगी हमारी उसी की प्लानिंग। ये है हमारे जॉब कार्ड्स जो मशीन्स पे लोड होंगे, अब इसको मशीन प्लानिंग भी कह सकते हैं और जॉब ऑर्डर प्लानिंग भी कह सकते हैं कि अब कौन सा जॉब किस शिफ्ट में किस मशीन पे हमें कितना रन करना है। बहुत बढ़िया। इस स्टेज के ऊपर हमारे पास फैक्ट्री में लेट्स से 100 जॉब चल रही हैं, पीछे से आ रहे हैं, तो आज मेरी क्या प्रायोरिटी है, किस मशीन पे क्या प्रायोरिटी है, मशीन की वर्क इंस्ट्रक्शन क्या है। सो मिरेकल जैसी कंपनीज के अंदर या बहुत सी ऑर्गेनाइज कंपनीज के अंदर बिना इसके तो मशीन ऑपरेटर इज नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। एंड प्लानर का काम है भैया तुम्हें प्रायोरिटी देनी है और किस मशीन को क्या वर्क इंस्ट्रक्शन देनी है। और 100-200 से ज्यादा जॉब कार्ड खुले ही नहीं रहने दूंगा, नया जॉब कार्ड बनना बंद जब तक कि तुम पुराने जॉब कार्ड का हिसाब नहीं दोगे कि क्या किया। मैंने तुम्हें कहा था प्रोडक्शन करने के लिए, तुमने करी नहीं करी। तो आइए ये जॉब ऑर्डर प्लानिंग के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं किसके ऊपर सॉर्ट करना है, अप्स पे सॉर्ट करना है, डिलीवरी डेट पे सॉर्ट करना है। बहुत सारे सॉर्टिंग ऑप्शंस हमने दिए हैं, 5 जिसमें सॉर्टिंग ऑप्शंस उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग। आप सिमिलर जॉब्स को इकट्ठा सॉर्ट कर सकते हो डिपेंडिंग उनका जीएसएम एक जैसा है, उनका बैच बना सकते हो, सिमिलर पेपर के हिसाब से, सिमिलर पेपर, सिमिलर बीएफ, सिमिलर जीएसएम, सिमिलर कलर, सिमिलर डेकल साइज, उसके हिसाब से आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और सिस्टम को ये हमने बताया तो सिस्टम ने अंदर से वर्किंग जैसे हमने छांटा और गेट डेटा किया तो सिस्टम कहता है भाई तुम्हारी 600 मिनट की शिफ्ट है, लेट्स से 10 घंटे वाली 60 मिनट की, तो उसमें से 550 मिनट देखो जी आपने अलॉट कर दी है, 520 मिनट का प्रोडक्शन टाइम है और 30 मिनट का मशीन सेटअप टाइम है और शिफ्ट लोडिंग 91% फुल हो चुकी है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइमिंग्स की, ये हमारी जो हमने प्रोसेस मैपिंग किया था जहाँ पे सेटअप टाइम, साइकिल टाइम हमने डाला था, ये वहाँ से सब उठ कर बहुत बढ़िया, ये सब भी ऑटोमेटिक हो गया। तो आपने एक बार मशीन मास्टर ठीक से बनाना है, डे टू डे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होगी, धीरे धीरे आप एक्चुअली स्पीकिंग अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। जो मैनुअली आपको बहुत सारी प्लानिंग करने में टाइम लगता है, गलती भी होने का एक रिस्क रहता है, तो आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो वो इजी हो जाता है। मैथमेटिक्स का काम तो इसे करने दो, सॉर्टिंग भी आप ही तो करते हो, तो वही सॉर्टिंग आपको यहाँ पे दे दी। तो बैच बनाना कि भाई आज 10 से 12 बजे के बीच में ये पहले काम कर दूं, फिर 12 से 3 तक ये कर दूं, फिर 3 से 6 तक ये कर दूं, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और देखो ये हमने सेव कर दिया। अब ये यहाँ पर हमने एक फैसिलिटी और दी है कि आपका मशीन प्लानिंग सेव होते ही ऑटोमेटिक मटेरियल इशू रिक्वेस्ट चला गया बेस्ड ऑन द बिल ऑफ मटेरियल जो आपने डाला। क्या बात है, क्या अभी आपको कुछ सोचना नहीं पड़ा कि इसका मटेरियल इशू रिक्वेस्ट कब डालूंगा, उसमें क्या क्या लूंगा, कैसे आएगा। जॉब कार्ड भी अब ऑटोमेटिक इसमें लिंक्ड है, बिल ऑफ मटेरियल भी लिंक है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है और ये ऑटोमेटिक आपका मटेरियल इशू रिक्वेस्ट बन गया।
तो यहाँ पे कि भाई मुझे ये कंज्यूमर्स देने हैं भैया आपने, और ये मुझे एसएफ दे दो, इतने पीस इस जॉब कार्ड के लिए मेरे को चाहिए, इतने स्टॉक में हैं। यस, अब आप देखोगे इसमें जॉब कार्ड नंबर भी आ रहा है, उसका जॉब कार्ड का डेट आ रहा है, एंड आइटम की स्पेसिफिकेशन आ रही है आपके बिल ऑफ मटेरियल से कि कितना कितना चाहिए, कौन कौन सा चाहिए। और देखो यहाँ मुझे बिन नंबर भी दिख रहा है। यस, ये सामान किस पिलर के पास, किस लोकेशन पे होगा। यस, तो भाई 28,000 पीस रखे हैं, 24,000 चाहिए, मंगा लो, और ये इस बिन नंबर में होंगे। एग्जैक्टली। इधर 14,000 में से 3,000 उठा लो, ये इस बिन नंबर में होंगे। फैंटास्टिक। मतलब आप ना प्रैक्टिकली आपकी लाइफ कितनी आसान होने वाली है। अदरवाइज तो इंसान कहता है चलो यार देखो जरा है क्या माल। तो अगर आपके रेगुलरली फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रही होगी, तो जो सिस्टम दिखा रहा है इतना स्टॉक है, तो वो तो हाँ, सही है ना। स्टॉक भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, स्टॉक भी दिख रहा है, जगह भी दिख रही है, आइटम कोड भी दिख रहा है, कितना चाहिए सब दिख रहा है, सब दिख रहा है कि उठा लो यार, अब करो काम फटाफट। अब ये था एफजी प्लानिंग, अब हम कर रहे हैं सब असेंबलीज की प्लानिंग। अब सब असेंबली की प्लानिंग भी सेम उसी तरीके से होंगी, बहुत और उसके बाद इनका भी ऑटोमेटिक इशू रिक्वेस्ट बनेगा। ये इसका बन गया, इसके लिए इतना क्राफ्ट पेपर इशू कर दो या बोर्ड इतना इशू कर दो। ये दूसरा आया, इसका 97% लोडिंग दे दी हमने, और इसके अंदर भी हमने फाइनल कर दिया कि भाई इसमें ये पेपर ये बोर्ड इसमें इशू कर दो। बहुत बढ़िया। किस मशीन पे इशू होना है, कौन सी शिफ्ट में इशू होना है, यस, सब कुछ रेडी है। ओके, अब ये क्या दिखा रहा है इसका? अब ये डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट एज जो इवेंट्स उस पर अकर होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो मशीन प्लानिंग स्टेज भी डन हो गया, किसने किया विद डेट एंड टाइम स्टैम्प यहाँ पर आ रहा है। बहुत बढ़िया। और जब ये डेट्स अगर बदल रही है, टाइम बदल रहा है, तो आप देखोगे जहाँ हम एडिट करेंगे ना, तो लेटेस्ट एडिटेड बाय डेट टाइम आ जाएगा। yes. ताकि भैया देखो बाद में चेंज हुआ है किसी ने, अगर कोई चेंज होएगा तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। अब आते हैं स्टोर इशू, क्योंकि रिक्वेस्ट तो बन गई यहाँ पे। हाँ जी। अब स्टोर वाले के पास डेटा आ गया कि भाई ये पेंडिंग रिक्वेस्ट चल रही हैं। अब यहाँ पर पेंडिंग रिक्वेस्ट बस लिफ्ट की हैं, और उनके अगेंस्ट में हमने मटेरियल दिया है। मटेरियल देना और इशू करना तो सबको आता है कि इसमें कंसोलिडेटेड स्क्रीन्स भी हैं इशूएंस की, और लॉट वाइज रील वाइज भी डिटेल्स आती हैं सेकंड टैब के अंदर कि आप क्या क्या माल दे रहे हो, किस किस रील में से माल दे रहे हो। बहुत बढ़िया। और देखो ये पिछले 2 स्क्रीन्स के अंदर हमने इशू किया, बाकी सब तो 90% तो ऑटोमेटिक ही हो गया। डेट, पर्सन, डिपार्टमेंट, मशीन, सामान कितना मांगा है, आपने ओके ओके किया, हाँ जी मैंने पूरा दे दिया। यस, अगर ज्यादा दे रहे हो तो बढ़ा दिया आपने, बिल्कुल कि भाई मांगा था 550 kg, बट 1000 किलो की रील थी, मैंने पूरी कर दी, वो पॉसिबल है। तो यहाँ पर सिस्टम कह रहा है कि भाई देखो ये इशू चेकलिस्ट है, और ये जॉब वाइज इशू चेकलिस्ट है कि किस जॉब कार्ड के अगेंस्ट क्या क्या दिया आपने। अच्छा देखो जॉब कार्ड भी आ रहा है। हाँ जी, 7087, देखो 7000 जॉब कार्ड तो बन चुके हैं। 7087 नंबर जॉब कार्ड के अगेंस्ट ये सामान मांगा और दे दिया, और 7086 के अगेंस्ट 31,000 बोर्ड्स ये और 12,000 बोर्ड्स ये मांगे और हमने दे दिए। बहुत बढ़िया। फिर इसी तरीके से ये इशुएंस का डैशबोर्ड है हमारे पास। जैसे आपको पता है कि हर मॉड्यूल में डेडिकेटेड डैशबोर्ड्स हैं, और ये डैशबोर्ड जो हैं ये लैंडेड पेज भी बन जाते हैं कि कोई यूज़र बोलता है कि मैं जब भी अपना लॉगिन करूं तो मुझे ये डैशबोर्ड ही सबसे पहले दिखना चाहिए सामने। तो वो ऑप्शन है हमारे पास, और ये उसी के एग्जांपल है कि ये इशुएंस का डैशबोर्ड है कि आपने इस साल कितने किए इशू, इस महीने में कितने किए, कितने आपके पास रिक्वेस्ट पेंडिंग है। हाँ, स्टोर वाले को या एचओडी को दिख रहा है कि भाई मेरे पास कितनी रिक्वेस्ट आई हुई है। अब आप देखिए ना कि किसी ने आपको बताया नहीं कि आपको आ जाके क्या काम करना है। आपने अपना डैशबोर्ड खोला, लैंडेड पेज बना रखा, ईआरपी लॉगिन किया, आपको सामने दिख गया यार इतनी रिक्वेस्ट मेरे पास पेंडिंग पड़ी है, चलो इस पे एक्शन ले लेता हूँ। वेरी गुड। चलो जी, अब ये क्या खास बात है, ये तो पुनीत जी वाला स्टाइल है। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट अंडर वन सेक्शन ओके हमने इकट्ठी करी है हर मॉड्यूल के अंदर, जिसको हमने नाम दिया है प्राइम एरिया। अब ये प्राइम एरिया आपको पीपीसी में भी मिलेगा, प्रोडक्शन में भी मिलेगा, परचेज में भी मिलेगा, इन्वेंट्री में भी मिलेगा। ये कलेक्शन है, बंच है, बुके है, एक्चुअली ये फ्लावर्स का बुके है। अरे वाह। इंपॉर्टेंट अच्छी रिपोर्ट्स जो सारा डिटेल्स दे दें, ज्यादा नेविगेशन में ना जाना पड़े, एक ही जगह पर एचओडीज के लिए बेसिकली। अच्छा, कि कौन सा मटेरियल है पेंडिंग इन क्वालिटी, कौन सा स्टोर में आ गया, कौन से सेल ऑर्डर है जिनके जॉब कार्ड नहीं बने, कौन से जॉब कार्ड है जिनकी मशीन प्लानिंग नहीं हुई, क्या स्टॉक की मूवमेंट है, किस मशीन पे कितनी प्लानिंग हुई, कितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई, कितनी प्रोडक्शन में कितनी रिजेक्शन हुई, किस मशीन पे कितना डाउन टाइम हुआ रीजन वाइज। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। कौन से जॉब कार्ड हैं जिनकी प्रोडक्शन एंट्री नहीं हुई, कौन से जॉब कार्ड है जो फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे, जॉब कार्ड की समरी क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है बिटवीन सेल ऑर्डर क्वांटिटी एंड जॉब ऑर्डर क्वांटिटी, मशीन के रिजेक्शन रीजंस क्या हैं, मशीन के ऊपर डाउन टाइम रीजंस है या रिजेक्शन के रीजंस हैं विद रीजंस, ये कस्टमर रिटर्न्स है। देखो
पीपीसी वाले को सब कुछ चाहिए होता है, जो कुछ वो सब सामने इकट्ठा आ गया। ये बोले तो फिंसेस की तरफ से फ्लावर्स का बुके है एचओडी। क्या बात है, क्या बात है। यही चीज़ों के लिए भागते रहते हैं या 10-10 रिपोर्ट्स एक्सेल बनवा रहे होते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपने टीम के साथ मिलके इन रिपोर्ट्स को देखना शुरू करना है, और अगर रिपोर्ट एम्प्टी आए तो आपने प्यार से चाय पे बुलाना है टीम को, यार प्लीज़ यार मेरी मदद कर दो, अंदर डेटा डाल लो ताकि मैं देख सकूं। यस। तुम डेटा की एक्सेल बनाने में जो टाइम लगाते हो, रजिस्टर बनाने में जो टाइम लगाते हो, तुम सिर्फ डेटा डाल दो बस, उससे कनेक्टेड सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यस। एक्सेल तो एक बार में एक अपडेट करोगे, बिल्कुल, और यहाँ पे एक बार में 10-10 रिपोर्ट्स अपडेट हो जाएंगी, जो भी जैसे चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो ये पार्ट 1 था अभी तक, जिसमें हमने कोर प्रोडक्शन एरिया को अब स्टार्ट करने वाले हैं। हमने माल को बॉम्ब बनाया था, और सेल ऑर्डर लेने के बाद माल इशू करने की रिक्वेस्ट करी और इशू कर दिया। अब हमने मटेरियल स्टोर से रिसीव कर लिया, अब हम इसमें प्रोडक्शन सब असेंबलीज की प्रोडक्शन शुरू करेंगे जी। और ये स्टार्ट करने से पहले अब ये प्रोडक्शन एरिया के अंदर रिपोर्ट है कि हमने क्या क्या माल स्टोर से लिया है। अच्छा, तो ये प्रोडक्शन एरिया को बताया जा रहा है भैया तुम्हें इतना सामान मिल गया है। यस, ये तुम्हारा रिक्वेस्टेड क्वांटिटी था, ये तुम्हारा इशूड क्वांटिटी है। तो भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं सर नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ ये है वो है, तो देख लो भाई। तो अब हम इसको जो प्लानिंग को दिख गया कि भाई मुझे क्या करना है, और ये दिख गया कि मुझे क्या माल मिल गया, अब उसे तारीख पे ले जाना है, और शिफ्ट पे ले जाना है। ओके, अब ये मुझे डे वाइज प्लानिंग पता चल रही है कि मेरी किस किस मशीन पे मैंने किस दिन पे क्या मटेरियल कितना कितना प्लान किया हुआ। ओके, लोड भी मुझे देखो, और लेफ्ट में देखो यूनिट रेफरेंस भी दिख रहा है। मान लीजिए मेरे पास 2 प्लांट हैं, एक पुणे में एक नासिक में और एक नवी मुंबई में, तो तीनों प्लांट्स में किस मशीन का किस दिन कितना लोड है। यस। तो अगर मुझे दिख रहा है यार 17 तारीख को, और देखो 15, 16, 17 को लोडिंग नहीं था, तो भाई छुट्टी थी क्या? छुट्टी नहीं थी तो भैया लोड क्यों नहीं दे रहे हो? एग्जैक्टली। ना उस टीम मेंबर को पता कैसे चलेगा मुझे करना क्या है? वो कर देगा, फिर वो कोई गलत काम कर दिया। तो भाई आप अपने प्लानिंग का काम करो, उसको बता दो। आप अपने मतलब एचओ बैठ के भी बता दोगे तो उसको प्लान में दिखने लग जाएगा मुझे क्या प्लान दिया है। अब आप देखिए कि आपको दिल्ली में बैठ के पुणे का अपना पता चल रहा है कि मेरी कौन सी मशीन किस दिन पे कितनी लगी हुई है। बहुत बढ़िया। और अगर आपको पता है यार एक दिन में 3000 पीस नहीं यार बनने, तो 25,000 पीस चाहिए, 3000 पीस का ही मैंने लोड दिया है, तो 3000 तक की जिम्मेदारी प्रोडक्शन वाले की है। 3 से 25 के बीच की जिम्मेदारी वो आपके मार्केटिंग वाले की है, आपके प्लानर की है। यस। तो भाई ये प्रोडक्शन प्लान के बाद अब हमने कहा कि अब चलो अब एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं। अभी तक हम चल रहे थे पीपीसी मेन्यू में, अब हम आगे प्रोडक्शन मेन्यू में। पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यस। इनका काम है प्लानिंग वाला काम, एलोकेशन, प्रायोरिटीज। ये है एक्चुअल प्रोडक्शन, किस स्टेज पे किस मशीन पे आज क्या हुआ, हाँ जी, एक्चुअल रिपोर्ट करना। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने अपना WIP का स्टेज सेलेक्ट किया कि हमने किस स्टेज पे काम किया है। ओके। उसके बाद हमने जॉब कार्ड लिफ्ट किया। ओके। आप नीचे देखेंगे कि ये प्लान नंबर जॉब नंबर के 2 फील्ड्स हैं। हाँ। तो अब आपके पास चॉइस है, या तो जो आपने मशीन प्लानिंग किया था वो नंबर आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए इधर, या फिर आपको जॉब कार्ड नंबर पता है तो आप वो सर्च करो। ठीक है। तो जॉब कार्ड से जैसे ही आप यहाँ पर जॉब कार्ड सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन जॉब कार्ड में थी सब ऑटो लिफ्ट हो जाएगी। ओके। कि क्या प्रोडक्ट बनाना था, कितना प्रोडक्ट बनाना था, किस मशीन पे बनाना था जो आपने मशीन प्लानिंग करी है। ओके। और उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होना था। ओके। अच्छा, आई कैन सी कि उस दिन आज मैनेजर कौन था उस डिपार्टमेंट का। हाँ, ये अब 3 ऑपरेटर भी कौन थे। ये अब आपको डिफाइन करना है। अच्छा। कि आपकी ये प्रोडक्शन कितने बजे चली, कितने बजे खत्म हुई, क्या स्टार्ट टाइम था, क्या एंड टाइम है। उसके बाद इस प्रोडक्शन के लिए या इस WIP स्टेज के लिए आपके टीम लीडर कौन है। अच्छा। हमारे पास एक सेपरेट मास्टर होता है जहाँ से आप टीम लीडर एंड ऑपरेटर्स का नाम खोल सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं अपनी। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उनको यूजर्स नहीं बनाना है हमने ERP का। ठीक है। हमने उनका नाम लिस्ट में ओपन कर दिया ताकि हम यहाँ लिफ्ट कर सके। हाँ ठीक है, तो कल को हम जान सकें कि ये जॉब में अगर अच्छी प्रोडक्शन निकली तो किसकी वजह से इतना बढ़िया काम हुआ। exactly. या फिर ये जॉब रिपीट आ रहा है 3 महीने बाद, पिछली बार किसने बनाया था, तो अपने पास डेटा है कि पिछली बार कौन मेन लीडर था, कौन 3 ऑपरेटर्स थे, कितने ऑपरेटर्स थे और कितने और हेल्पर भी थे। अब ये जो कितने हेल्पर और कितने ऑपरेटर लगे हैं, इससे हम आपको जॉब समरी भी देंगे जहां से इनका कॉस्ट पर आवर के हिसाब से आपको एक एक्यूरेसी लेवल तक पहुंच जाते हैं कि इस जॉब की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ रही है। अच्छा, यानी कि हेल्पर अगर 1 की जगह 3 लग गए तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपके मार्जिन्स कम हो जाएंगे। अच्छा। और आप देख सकते हो इसके अंदर कि मेरा एक्चुअली में ये जॉब मुझे कितना मार्जिन दे रहा है। क्या बात है, क्या बात यार, तुम तो करूगेशन इंडस्ट्री को बिल्कुल जापानी बना दोगे।
हमें प्रिसीजन, हमने जापानी कंपनीज को इंडियन कंपनीज बना दिया। ये परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आज का जैसे अखबार में देख रहा था, इंडियन जीडीपी इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 8.3 या 8.7% ग्रोथ आई है इंडिया की। इट इज मोर देन चाइना, मोर देन जापान, मोर देन यूएसए, मोर देन जर्मनी। फैबुलस। सो अगर इंडिया की हर कंपनी, आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, अगर फिंसिस है बल्ले बल्ले, फिंसिस नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने लिया है उस सॉफ्टवेयर को तसल्ली से चलाओ, चलाना सीखो, यूज करो, रिपोर्ट्स को यूज करो। एंड जिस तरह यहाँ सिखाया जा रहा है, कॉस्ट कॉन्शियस हो, प्रोसेस कॉन्शियस हो, टाइम कॉन्शियस हो। अगर आपको टाइम का होश है, कितने देर में क्या होना है, तो ऑटोमेटिकली आप उतनी मशीनों पे, उतने ही स्पेस पे, उतने ही एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन निकाल लोगे। एंड ओवरहेड्स अगर आपके कवर ऑलरेडी बेस प्रोडक्शन में हो रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, तो आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाएगी। तो आओ दिल से जो भी हमारे पास बेस्ट सिस्टम्स हैं उनको दिल से अपने को यूज करने का है। यस। हाँ, इस स्क्रीन पे क्या है सुमित जी? अब ये उसी ही मेन स्क्रीन का सेकंड टैब है जहां पर हम इनपुट एंड आउटपुट की डिटेल बता रहे हैं कि एक्चुअली में हमने क्या बनाकर दिया है। अच्छा, यू मीन ये देखो, ये तो था प्रोसेस वाला टैब। यस, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन टैब। ये आ गया हमारा इनपुट आउटपुट वाला टैब है। अब ये भी बहुत ऑटोमेटेड कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आपने ऊपर सिर्फ ये बताया है कि हमने बनाया क्या है और कितना बनाया है, ठीक है, और उसके बैचेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, बैच नंबर, यानी कि फुल ट्रेसेबिलिटी है, बारकोड के लिए फुल ट्रेसेबिलिटी है। और इसमें अगर आप ये देखोगे, ग्रीन कलर का सेकंड बटन है कंज्यूम फीफो, हाँ, WIP। हाँ, आप इस बटन को दबाओगे तो इनको 280 पीस बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, वो ऑटोमेटिकली। क्या बात है, क्या बात है। तो यानी कि आप एक्चुअल भी कंजप्शन बता सकते हो, और आप कहते हो यार टाइम नहीं है, बाद में देख लूंगा, अभी फीफो कंजप्शन करनी है, तो वो भी कर सकते हो। देखो, फीफो कंजप्शन अगर आप करोगे स्टैंडर्ड बेसिस पे, तो आपका कभी रिजेक्शन आपको पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, आपको स्टैंडर्ड कंजम्पशन हो जाएगी। तो ये आपको मैच करना होगा। शुरुआत में आप इसके हिसाब से कर लेना, बट एक तो महीना जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए तो बेटर रहेगा आप कंज्यूम फीफो ना करके कंज्यूम एक्चुअल पे करो। कंज्यूम एक्चुअल पे करोगे तो अगर 1120 किलो की जगह लेटर से 1500 किलो लग गया और मटेरियल वापस नहीं दी गई, तो आप क्या पाओगे यार, इस जॉब की कॉस्टिंग इतनी नहीं इतनी थी। एग्जैक्टली। तो दोनों तरीके हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसे काम करो ताकि एक बार प्रोसेस चालू हो जाए, लोगों को काम करना आ जाए। फिर बाद में आप चाहो, आपकी इच्छा हो, रिकंसिलिएशन में गैप आ रहे हो, तो आप जरूर इसमें देखो कि सिर्फ स्टैंडर्ड कंजप्शन नहीं, मुझे एक्चुअल कंजप्शन चाहिए मेरे भाई। ठीक। अरे वाह, ये तो तीसरा टैब भी आ गया। ये तीसरा टैब है, इसमें रिजेक्शन एंड डाउन टाइम्स के लिए। और अभी हमारा स्क्रीन है रिजेक्शन का, डाउन टाइम का, विद रीजंस। खास बात है, ये चीज रियल टाइम पे रिकंसिलिएशन के साथ, जो ना कभी किसी गूगल ड्राइव में हो सकता, ना इवन मशीन इंटीग्रेशन से ये चीज हो सकती। तो ये फिंसिस की खास बात है कि यूजर फ्रेंडली तरीके से सिस्टम को प्रैक्टिकल बना दिया। सुमित, प्लीज टेल अवर व्यूअर्स अबाउट दिस पॉइंट। इस स्क्रीन में हमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये इनपुट, ये आउटपुट, ये रिजेक्शंस, एक्चुअल आउटपुट, ये सब क्या है? थोड़ा सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये एक्चुअली ये भी एक तरह से हमारा पार्ट ऑफ मास्टर क्रिएशंस है। हम वन टाइम स्टेज वाइज रिजेक्शन रीजंस खोल देते हैं और स्टेज वाइज डाउन टाइम रीजंस खोल देते हैं। उसके बाद अब जब हमने प्रोडक्शन डिक्लेयर करी है कि एक्चुअली में हमारा क्या आउटपुट निकला है, उस समय हमने ये भी डिफाइन किया है कि हमारे रिजेक्शंस कितने हैं और रिजेक्शन के रीजंस क्या हैं। अब जैसे यहाँ पर है कि भाई 2 पीस हमारे रिजेक्ट हो गए ड्यू टू इम्प्रॉपर साइज। उसके साथ साथ मशीन का डाउन टाइम क्या है, कितना डाउन टाइम है। अब ये 2:30 से लेके 3 बजे तक ये मशीन 30 मिनट के लिए बंद रही है। उसका रीजन क्या है कि मेक रेडी टाइम था, भाई सेटअप कर रहे थे मशीन को जॉब के लिए। पावर फेलियर हुआ कुछ 10 मिनट का, हाइड्रोलिक फॉल्ट आ गया बीच में जो हमने करेक्ट करवाया। तो ये रिजेक्शन रीजन, डाउन टाइम रीजन डालने भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बिहाफ पर हमें कम से कम नहीं तो 8 से लेके 10 डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड मिलते हैं फिंसिस में, जिसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पिछले 2 महीने में रीजंस रहे हैं जिस वजह से मशीन बार बार बंद हो रही है, या कौन सा रिजेक्शन रीजन। अब जैसे ये इम्प्रॉपर साइज का एग्जांपल ले लेते हैं, ये रिजेक्शन रीजन पिछले 3 महीने में कितनी बार आ रहा है, क्या हमें कुछ अपना प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, करेक्टिव एक्शन प्लान बनाना है इसके लिए। अगर तो रीजंस पता ही नहीं होंगे तो करोगे क्या? बिल्कुल। अगर सिर्फ किलो में काम करोगे, हाँ भैया जितनी रिएक्शन जाती है हम उसे तोलते हैं और उसकी MIS बनाते हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ रिजेक्शन को तोल के आप करेक्टिव एक्शन कहाँ ले पाओगे फ्यूचर के लिए?
प्रिवेंट कैसे करोगे? सिर्फ किलो ही तो पता चल रहा है। तो भैया यहाँ तो सेग्रीगेशन होनी है, एंड किलो में बात नहीं होनी, किलो तो बाद में देखेंगे, अभी तो बोर्ड्स की गिनती होगी। भैया 2 बोर्ड भी खराब हुए तो क्यों, क्या रीजन है? उनका रीजन बताओ, रीजन चाहिए अपने को, रीजन, तभी तो एनालिसिस होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या बोलता है कि भाई अब हमने मटेरियल ट्रांसफर के लिए, अब हमारे पास यहाँ पर भी 2 फंक्शनैलिटी आती हैं कि एक तो जैसे ही आपका प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ, इमीडिएटली मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेज, कि आपको यहीं से मटेरियल सेकंड स्टेज में ट्रांसफर करना है। आप बोलते हैं नहीं, अभी हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद इसको नेक्स्ट स्टेज पे भेजेंगे, तो वो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास। बट इमीडिएटली इसी स्क्रीन से भेजने का ऑप्शन है कि आप यस दबाइए और आपसे सिस्टम पूछने लग जाएगा, बताइए भैया किस स्टेज पे भेजना चाहते हैं इसे। यानी कि एक तरीका है जहां पर एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। वहां तो कोई कहेगा भाई बोर्ड वाला ने बोर्ड बना दिया, बट मेरे पास जब तक फिजिकली नहीं आया मैं नहीं मानूंगा। yes. वहां पर तो सेपरेटली काम होना चाहिए कि भाई हैंड ओवर टेक ओवर होएगा कागज का, तब मैं लेऊंगा। yes. और मान लीजिए आपके यहाँ उतना स्प्रेड आउट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सारे यूजर्स कोऑपरेट नहीं करते, अभी सारे यूजर कहते हैं भाई हम नहीं करेंगे, अब सेंट्रल टीम से करवा लो। तो अगर सेंट्रल टीम काम कर रही है और पोस्टमार्टम काम हो रही है, चलो शाम को बैठे और एक बार लाइन से सारा माल ट्रांसफर कर दिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो उस केस में ये शॉर्टकट कई बार हमारे जेन्युइन रीजंस भी होते हैं कि सेकंड स्टेज के ऊपर अभी मेरे पास स्टोरेज एरिया इतना नहीं है कि मैं माल ले लूं पीछे वाली स्टेज से, तो ठीक है मैं वो दूसरे ऑप्शन को यूज कर लेता हूं, बट देन अगेन इमीडिएटली आई कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम दिस स्क्रीन आल्सो। बहुत बढ़िया, तो दोनों ऑप्शन है एज पर प्रैक्टिकल रियलिटी। अब यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं भाई? यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि किस स्टेज से मटेरियल किस स्टेज में जा रहा है, टू स्टेज एंड फ्रॉम स्टेज आ रहा है, और उसके बाद क्या मटेरियल भेज रहे हैं हम और कितना किस बैच का मटेरियल जा रहा है। तो वो बैच नंबर भी हर प्रोडक्शन के स्टेज पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उतना ही मटेरियल ट्रांसफर हो पाएगा जितना आपने प्रोड्यूस किया उस स्टेज में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि हर बैच की ट्रेसेबिलिटी, और आप 1 क्लिक पे कभी भी देख सकते हैं मेरा कौन से जॉब कार्ड का माल किस स्टेज पे चल रहा है। उसमें भी अगर मल्टीपल बैचेस बन गए तो वो भी कौन सा बंडल या कौन सा पैलेट किस स्टेज के ऊपर किस मशीन के आसपास है। हम एक फैसिलिटी और भी देते हैं, वी आल्सो प्रोवाइड वन मोर फैसिलिटी हियर, कि इफ यू हैव टेकन आउट द आइडेंटिफिकेशन टैग, कि स्टेज ट्रांसफर से पहले आपने मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन टैग निकाल दिए थे, WIP के भी QR कोड टैग्स बोलते हैं उन्हें, स्टेज 1 के आफ्टर प्रोडक्शन, तो उसको भी आप स्कैन करके यहाँ पर आपको मटेरियल भी ढूंढने की जरूरत नहीं, बस आप उसको स्कैन करिए, वो अपना फिल आउट होता जाएगा एक कॉलम में। आप देखेंगे बीच में बारकोड ये देखिए बारकोड लिखा हुआ है, तो ये स्कैनर के लिए है, क्योंकि हमारे काफी क्लाइंट्स अब तो मटेरियल मूवमेंट बारकोड से करते हैं, एंड वो ये मानते हैं और समझ चुके हैं कि उससे लाइफ कितनी आसान हो जाती है। yes. आज सुपरमार्केट्स के अंदर जितनी स्पीड से सेल हो रही होती है वो कभी ना हो पाती अगर बारकोड ना होते। बिल्कुल। तो जब सुपरमार्केट्स में हो सकता है, जहाँ पर इतनी कम नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, वहाँ तो क्या है, माल बेच ही तो नहीं है, कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना हो रही है, कन्वर्जन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो माल काउंटर से उठाया बेच दिया। प्रोडक्शन तो उससे मच मोर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो हमें उनको भी ये सुविधाएं यूज करने में मदद करनी चाहिए। ये फिंसिस का, वेब फिंसिस का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। yes. अब खास बात, अब देखिए कई बार हम लोग मानते हैं यार मेरे को ना वो पर्टिकुलर जॉब का माल किस स्टेज पे कितना पड़ा है वो बताओ, तो उसके लिए हमारे पास है WIP स्टेज वाइज स्टॉक, जो मुझे ये बताता है कि मेरा कौन सा आइटम विद आइटम कोड, और उसके बाद मेरा वो किस सेक्शन पे, किस WIP सेक्शन में कितना कितना मटेरियल है। लाइक इन दिस केस की मैनुअल पैकिंग वाले एरिया में जो मैंने ट्रांसफर किया था, मेरे 280 सब असेंबलीज पहुंच चुकी हैं, जिसमें से अगर कुछ रिजेक्शन है तो वो WIP के रिजेक्शन एरिया में है। बहुत बढ़िया। तो 282 पीस का हिसाब हो गया हमारा। अब ये सेकंड रिपोर्ट है, ये है WIP स्टॉक स्टेटस। वहां पर मुझे सारे WIP सेक्शन एक साथ दिखते थे, एंड वहीं पर मैं एक ग्रिड में एक स्क्रीन पे देख सकता था कि किस सेक्शन में कितना माल है। यहाँ पर अगर मुझे और डिटेल एनालिसिस करना है कि एक सेक्शन के ऊपर क्या इनकमिंग क्या आउटगोइंग है और किस किस डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट है। अभी जैसे आप यहाँ देखोगे कि एक WIP स्टेज के ऊपर ये स्लीव जो है 280 रिसिप्ट है, 280 इश्यूज है, क्लोजिंग बैलेंस 0 है। अब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फर्दर ड्रिल डाउन हो जाएगा और बताएगा कि किस रूट से, किस टाइप से, किस डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट में ये 280 हमारे पास आए थे, और किस दिन किस डॉक्यूमेंट नंबर के अगेंस्ट और किस टाइप के अगेंस्ट ये हमारे से वापस गए। वाओ। और अगर मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शन है तो 100 ट्रांजैक्शन सारी होंगी, 1000 आए, 100 करके 10 बार में निकले। और इसकी एक ब्यूटी और भी है कि शायद हम इस स्क्रीनशॉट में नहीं दिखा पाए हैं, इसके राइट साइड में और भी डिटेल्स हैं जहां पर हम इसका जॉब कार्ड नंबर भी देख सकते हैं कि किस जॉब का मटेरियल है। वाह।
और ये क्या है भाई? ये है अब हमारे कुछ डैशबोर्ड्स प्लान वर्सेस प्रोडक्शन प्लान वर्सेस एक्चुअल के, कि किस मशीन पे आपका क्या प्लान था, कितना प्रोड्यूस किया आपने और क्या बैलेंस क्वांटिटी है। तो एक बार वो जो ग्राफ बनकर आते हैं तो इमीडिएटली हम स्ट्राइकिंग लगता है आइस को कि कितना प्लान था और कितना कम प्रोडक्शन हुआ और कितना ज्यादा बैलेंस बचा हुआ है। वाह, ये जो नीचे वाला ब्लू चार्ट है इसकी बात कर रहे हैं सुमित जी? Yes. ये भाई देखो, प्लान का रेक्टेंगल कितना ऊपर है और एक्चुअल का रेक्टेंगल बड़ा छोटा सा है और इतना बड़ा डिफरेंस बैलेंस है। तो हर मशीन का, हर शिफ्ट का, हर फैक्ट्री का बिल्कुल प्लान वर्सेस एक्चुअल मिल रहा है। अब ये मैं एक ग्लास में देख के बता सकता हूँ ना कि प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई है। अगर आखिरी कॉलम 0 निकलेगा मतलब काम हो गया। Okay. तो कैपेसिटी थी लेट्स से 10 टन एक दिन की, प्लान किया मैंने 6 टन, प्रोडक्शन हुआ 2 टन। 2 टन। तो भाई ये दिख रहा है कितनी अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है। और इस चक्कर में अब ओवर टाइम लगेगा, इस चक्कर में कस्टमर की गलत बातें सुननी पड़ सकती हैं, ओवर टाइम लगेगा, ओवरहेड चार्जेस लगेंगे और ओवरऑल मेरे जॉब की कॉस्टिंग ऊपर चली जाएगी, लेट डिलीवरी पेनल्टी लग सकती है और कस्टमर के यहाँ से शेड्यूल कैंसिल हो सकता है। तो भाई ये सब चीजें देखकर फैक्ट्री अच्छी चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी। तो इसको क्यों ना देखें? बिल्कुल देखना चाहिए। That is how the process has to start. You as the entrepreneur, you as the plant head, you as the CFO, you as the COO, you as the well-wisher of the company, you must सर ये start seeing these reports. ये कुछ जो हमारे डैशबोर्ड्स हैं, ये कुछ सोच के बनाए गए थे। एक्चुअली में कई लोग इसकी तरफ देखते भी नहीं है, बट अगर देखना शुरू करें तो कितने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स निकल कर आएंगे सामने। उसी तरीके से डाउन टाइम का डैशबोर्ड है जो ये बता रहा है कि किस मशीन में किस दिन कितने मिनट के लिए मशीन बंद रही है, क्यों, क्या रीजंस हैं, अलोंग विद द रीजंस। बहुत बढ़िया। अब ये रिजेक्शन की रिपोर्ट की, वो जो 2 पीस रिजेक्ट हुए थे उनका रीजन क्या है? ये रिजेक्शन के रीजंस वाइज रिपोर्ट है। ये आप सॉर्टिंग ऑप्शंस हैं, नैरो डाउन कर सकते हो किसी भी रीजन के ऊपर कि भाई ये रीजन कितनी बार आता है, इसमें क्वांटिटी कब कब आई है, डे भी आ रहा है, इसमें शिफ्ट भी आ रही है, इसमें डॉक्यूमेंट नंबर भी आ रहा है, इसमें मशीन का नाम भी आ रहा है और आइटम का नाम भी आ रहा है। ये हमने SF जो हमारी एक स्लीव था और एक हमारी लेयर पैड था, तो पहले हमने स्लीव के लिए यही सारे स्टेप्स लिए। अब SF के लिए दूसरा फैक्ट्री का सेक्शन है, वो अपना काम कर रहा होगा, तो उसने अपना माल बनकर आपकी जगह तक पहुंचा दिया। अब बारी आई फाइनल असेंबली मेकिंग की, जो भी हमारा जो बड़ा वाला बॉक्स था ना, जिसमें क्लिप्स भी लग रहे थे, पैकिंग भी लग रही थी, पूरा एक तरह बिल ऑफ मटेरियल असेंबल हो रहा था। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। तो जो सेम सिमुलेशन यू कैन थिंक फॉर एनी अदर ऑटोमोटिव कंपोनेंट और असेंबली ऑपरेशन आल्सो। तो अब असेंबली ऑपरेशन में देखते हैं कि कुछ सेमी फिनिश्ड मटेरियल था जो पीछे से बन के आया, और कुछ कंज्यूमर्स थे, बॉटल पार्ट्स थे, पैकिंग मटेरियल्स थे जो प्रोडक्शन को अब डायरेक्टली स्टोर से अब इशू हुए हैं। अभी तक तो लेयर 2 की आइटम्स इशू थी, अब लेयर 1 की आइटम्स इशू की जा रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई ऑटोमेटिक इशू रिक्वेस्ट बनी जब हमने FG की प्लानिंग करी। हमने FG की प्लानिंग करी और खट करके ये मटेरियल इशू रिक्वेस्ट बन गई, जो अगेन अपने आप बोल रहा है भाई इतने पीस बनाने हैं, इसके लिए ये चाइल्ड पार्ट्स हैं, इन चाइल्ड पार्ट्स का इतना स्टॉक है और इतने मेरे को रिक्वायरमेंट क्वांटिटी है। अब जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसके पास पेंडेंसी रिक्वेस्ट आ गई। हमने आपको दिखाया था शुरू में डैशबोर्ड, उन्हें दिख जाएगा कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आई पड़ी हैं जिन पे हमने काम नहीं किया। तो ये मटेरियल रिक्वेस्ट की स्क्रीन आ गया जिसमें कह रहा है भाई X डिपार्टमेंट Y डिपार्टमेंट को माल दे रहा है, ये सामान इतना रिक्वेस्टेड है, कितना दे रहे हो भाई? तो उतना माल आपने दिया। और अगेन इस जगह पे जैसे आपको दिख रहा है स्कैन बारकोड, अगर आप बारकोड स्कैन करके देते हैं तो एक्चुअली बैच नंबर जो यहाँ पे हम वैसे मांग रहे हैं, जो मैनुअल पॉपअप से भी ले सकते हो, तो उसको आप स्कैन करके ले सकते हो, ताकि और परफेक्ट ट्रेसेबिलिटी एंड टाइम भी बचता है। रियल टाइम, शाम को एंट्री नहीं करनी, अगले दिन सवेरे एंट्री नहीं करनी, रियल टाइम एंट्री हम कर सकते हैं। यहाँ पे FG प्रोडक्शन सुमित जी आप समझाइए। अब हमारा यहाँ पर फाइनल FG प्रोडक्शन हो रहा है। सेम प्रोसेस, हमने जॉब कार्ड सेलेक्ट किया है, जॉब कार्ड से सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपअप ऑटो फिल होकर आ गई है यहाँ पर हमारे पास कि क्या प्रोडक्ट बनाना था, कितना बनाना था एक्चुअली में, और अब कौन सा स्टेज है, क्या प्रोसेस होने वाला है। अब ये जो प्रोसेस है ये कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, इसके टीम लीडर कौन थे, इनके ऑपरेटर कौन थे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने लगे और हेल्पर कितने लगे। तो अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ भर कर रही है। अब यहाँ पर इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। यहाँ के इनपुट में मेरी सब असेंबलीज आई, लेयर पैड एंड स्लीव,
एंड उसके साथ साथ जो बीओपी मटेरियल मैंने स्टोर से लिया था वो मेरे पास आया, और ये मेरा आउटकम है, मेरा सुजुकी इंजन पैक बनकर सामने आ गया, जो मैंने डिक्लेयर किया कि मैंने कितने पीस बनाए हैं, और उसी के हिसाब से मैंने नीचे एज एक्चुअल बीओपी एंड चाइल्ड पार्ट्स एंड सब असेंबलीज जो हैं वो मैंने कंज्यूम की हैं। सेम अपना इसका रिजेक्शन रीजन एंड डाउन टाइम रीजन, अगर मशीन बंद हुई है या कोई रिजेक्शन आया किसी भी रीजन से, तो वो हम फिल आउट करेंगे, ताकि इसका भी ग्राफ बनना शुरू हो जाए कि भाई इस स्टेज में पिछले 2 महीने में, पिछले 10 दिन में, पिछले 5 दिन में कितनी रिजेक्शंस हैं, या इस सेक्शन के लिए अगर मेरी कोई मशीन यूज हुई है तो वो मेरी कब कब बंद हुई है, कितने कितने मिनट के लिए बंद हुई है। अब इसके बाद मटेरियल जो है मेरा फाइनल पैकेजिंग के लिए, जिसमें मैं मटेरियल को पूरा बबल रैप या कोई भी फॉयल रैप करके मेड टू शिप कर रहा हूँ, अब मैं वहां पर इस मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा हूँ। सेम ट्रांसफर जैसे हमने पिछले वाली स्क्रीन्स में आपको दिखाया था कि जहां हमने लेयर पैड को या स्लीव को हमने जो ट्रांसफर किया था नेक्स्ट स्टेज में। अब उसके साथ साथ अब मेरा जॉब ऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट क्या बोलता है कि मेरा कितने का प्रोडक्शन हो गया इस जॉब के केस में। जो मेरा एक जॉब कार्ड बना था, जिस जॉब कार्ड में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि मुझे 1500 पीस बनाने हैं, अब मैंने एक्चुअली में क्या प्रोडक्शन कर दिया मुझे वो सामने दिख रहा है जॉब ऑर्डर स्टेटस के ऊपर डबल क्लिक करके, कि किस सेक्शन में मैंने कितना प्रोड्यूस बना दिया, नेट प्रोडक्शन क्या थी, क्या डेट थी उसकी, क्या स्टेज का कोड था और क्या मशीन का नाम था। देन स्टेज वाइज, डेट वाइज प्रोडक्शन डेटा, किस स्टेज पे कितना मटेरियल किस जॉब के अगेंस्ट में मैंने प्रोड्यूस किया। तो डिफरेंट एंगल से हमने आपको डेटा दिखाने की कोशिश की है। डिफरेंट रिपोर्ट्स, ग्रिड रिपोर्ट, ग्राफ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट आपको अच्छी लगती है वो रिपोर्ट रखिए, उस रिपोर्ट को रेफर करिए, पर देखिए जरूर रिपोर्ट्स को। देन मशीन वाइज, डे वाइज प्रोडक्शन एंड रिजेक्शन, कि किस मशीन पे क्या, किस दिन पर कितना माल ओके निकला, कितना रिजेक्टेड निकला। देखो जी, लेफ्ट साइड में मेरा आ रहा है कि भाई ये मेरा मान लीजिए गुड़गांव प्लांट है, ये मेरा पुणे प्लांट है। तो सिस्टम कह रहा है भाई गुड़गांव प्लांट के अंदर जो SL1400 मेरी मशीन है उसमें प्रोडक्शन हुई थी 7वें दिन यानी 7 तारीख को, लेट्स से 6701 पीसेस। तो पहला आपने माइंड सोचा यार 25,000 की कैपेसिटी है, सिर्फ 6,000 पीस क्यों बने, एक बात। दूसरा, उसी दिन उसी मशीन में रिजेक्शन आई 110। दूसरी बात, भाई रिजेक्शन अगर 1% होती तो 67% होती, और 1% होता है 10,000 BPM, और अब 110 की रिजेक्शन हो गई, तो इट्स सिग्निफिकेंट। और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 भाई छुट्टी थी क्या, 7 दिन काम नहीं किया, और फिर 18 तारीख को प्रोडक्शन डली है, यहाँ पुणे में डली है। तो ये है सारा ट्रायल डेटा, टेस्ट डेटा, डमी डेटाबेस। मगर आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है किस तरह से आप इस डेटा की मदद से देख सकते हो कि कंपनी में क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। आपने लाखों करोड़ों रुपए की मशीनें लगा रखी हैं, उन मशीनों के अंदर क्या उतनी कैपेसिटी निकल रही है जितना कि आपने सोचा था। क्या मार्केटिंग वालों के पास ऑर्डर नहीं है, तो मार्केटिंग वाले ऑर्डर नहीं लाए तो मार्केटिंग वालों से रिक्वेस्ट करो। बिल्कुल। अगर रॉ मटेरियल नहीं है इसलिए माल नहीं बन रहा, तो परचेज के ऊपर फोकस करो, माल टाइम पे मंगाओ। अगर परचेज में माल है, स्टोर वाले इशू नहीं कर रहे, तो स्टोर वालों को पकड़ो, मेरे भाई तू कर क्या रहा है। अगर प्लानर प्लान नहीं कर रहा तो उनसे कहो भैया प्लानिंग कर लो अंकल, क्योंकि भैया फैक्ट्री लगी हुई है, माल भी है, ऑर्डर भी है, तो प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे, माल बनेगा कैसे। और अगर सारे लोग अपना काम कर रहे हैं बिना ERP के, तो भाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो कभी जानोगे नहीं, फिर तो भैया काम चलता रहेगा, वो तो चलिंग चलता रहेगा। बट वी नीड टू वर्क मोर प्रोफेशनली इन दिस डेट एंड टाइम। वी कैन नॉट वर्क इन द नॉन चैलेंज वे वेयर वी क्लोज आवर आईज एंड वी से जो होगा अच्छा होगा। वी कांट वर्क दैट वे। सो अब अगर मुझे डिलीवरी स्टेटस रिपोर्ट अगर कस्टमर को इस तरह नहीं दे सकता, तो कस्टमर कैसे विश्वास करेगा कि मैं गोली दे रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, हमारा डिलीवरी स्टेटस पे इवेंट्स ग्रीन होते गए। अभी हमारा जैसे फाइनल पैकिंग में मटेरियल पैक हो गया है, तो यहाँ पर वो भी डन हो गया है मेरा। आप देखेंगे हर इवेंट का डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पर। बहुत बढ़िया। और अगर मान लीजिए आपकी एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस होती तो 6 स्टेजेस होती, तो पेपर कटिंग, प्रिंटिंग, ग्लूइंग, स्टिचिंग, या मान लीजिए एम्बॉसिंग, फाइनल डाई कटिंग, फाइनल पैकिंग, जो भी लेमिनेशन, जो भी स्टेजेस हो रही होती, वो सारी स्टेजेस यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगी, जैसा कि उस जॉब कार्ड में आपने लिंक कर रखा है। और वो किस स्टेज पे माल है, हुआ नहीं हुआ, और जो अभी नहीं हुआ वो दिखता रहेगा। तो यू एक्चुअली नो किस दिन कितने बजे किस बंदे ने कंपनी में क्या काम किया है फॉर दैट जॉब। तो अब अगला स्टेप आया सुमित जी, रिसीविंग इन द वेयर हाउस,
कि भाई प्रोडक्शन वाले अपनी हवा में अगर लप्पे मार रहे हैं, भैया प्रोडक्शन हो गई, जब तक वेयर हाउस में तुम ट्रांसफर नहीं करोगे फिजिकली तब तक हम नहीं मानेंगे तुम्हारी कंप्लीट प्रोडक्शन तब तक नहीं मानेंगे, तब तक वो तुम्हारा फ्लोर पे WIP है, कुछ भी करते रहो। FG जब तक वेयर हाउस में FG स्टोर में नहीं आएगा तब तक हम उसे प्रोडक्शन नहीं मानेंगे। FG वेयर हाउस में आने का मतलब है कि मेरा स्टॉक लेजर भी अपडेट हो गया। तो जब तक स्टॉक लेजर अपडेट नहीं होगा, मैं उसके बाद उससे पहले मैं बिलिंग भी नहीं कर सकता आइटम की, इनवॉइस रेस नहीं कर सकता, डिस्पैच एडवाइस इवन के मैं नहीं बना सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब यहाँ पर क्या है, मैंने जॉब कार्ड के अगेंस्ट में कितना मटेरियल प्रोडक्शन से लिया है आफ्टर द फाइनल स्टेज, और कितने बॉक्सेस हैं, क्या पैलेट की इन्फॉर्मेशन है, क्या बैच नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इवन ये भी हम QR कोड के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमने लास्ट स्टेज के प्रोडक्शन पे अगर QR कोड स्टिकर निकाल के हमने अपने पैलेट्स पे पेस्ट किए होते, तो हम वही पैलेट्स यहाँ पर स्कैन करके वी कुड हैव टेकन दिस मटेरियल विद द हेल्प ऑफ दोस QR कोड एंड द बारकोड गन। यहाँ पर अगर वो स्टेप हमने नहीं किया तो हमें यहाँ पर अब आइटम लिफ्ट करना पड़ेगा, और लिफ्ट करके हम आइटम को सेव कर सकते हैं। एनी हाउ द प्रोसेस इज दिस। इसका प्रिंट आउट निकाल के एक बंदे ने कहा कि भाई FG के अंदर से माल मैं FG स्टोर में शिफ्ट कर रहा हूँ, और FG स्टोर में माल को चाहे स्कैन करके रिसीव किया, चाहे फिजिकली किया, जैसे भी किया, तो और ये माल को मैंने रिसीव कर लिया, और ये रिसीविंग का डॉक्यूमेंट बन गया। हर स्टेज के ऊपर हैंड ओवर टेक ओवर लॉजिकली होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हैं कि भी माल को सुजुकी इंजन के इस के 72 पीसेस को पीछे से ऑफर किया गया, और 72 पीसेस मेरे पास आ गए, और ये X ने बनाया, Y ने रिसीव किया, एक हैंड ओवर टेक ओवर के सिग्नेचर्स हो गए। अब आते हैं ट्रक में लोडिंग। ट्रक लोडिंग के लिए अब इंस्ट्रक्शन दी गई, भैया ये जो 72 पीस बने हैं ये तो मेरे स्टॉक में है, इसमें से एक काम करो 65 पीस आप जरा लोडिंग करो, इनका मुझे इनवॉइस बनाना है। तो ये व्हीकल नंबर असाइन हो गया, नीचे 7632 व्हीकल नंबर है, और इसमें मेरी इंस्ट्रक्शंस आ गई, और हमने कहा कि 20 पार्टी को इतना माल भेज दो। जैसे ये बोला, देखिए फिर DSR स्टेटस चेंज हुआ। DSR स्टेटस में मैनुअल पैकिंग भी अब ग्रीन हो चुकी है, और डिस्पैच एडवाइस भी ग्रीन हो चुकी है। भैया डिस्पैच एडवाइस इतने बज के इतने मिनट पे डिस्पैच मेरी रेडी हो गई आपको देने के लिए। अब बना इनवॉइस कि आपने डिस्पैच एडवाइस को पिक किया और आपका इनवॉइस बन गया। तो क्या था, ऑटोमेटिक था, सिर्फ आपने DA को क्लिक किया तो आपको दिख रहा है कौन से DA का इनवॉइस नहीं बना, क्योंकि इनवॉइस बनाते हुए ही आपका इनवॉइस बन जाता है, आपका वे बिल बन जाता है, और वो एडिट नहीं हो सकते। इसलिए डिस्पैच एडवाइस एक स्टेप होता है जिस वक्त आप उसकी लोडिंग करके फाइनल कर रहे हैं, एक्चुअल गिनती फाइनल कर रहे हैं। कभी कभी लोडिंग करते हुए कुछ माल फट सकता है, ख़राब हो सकता है, गिनती कम दिख सकती है, या ट्रक में कैपेसिटी नहीं है। आपने इनवॉइस बनाया 20,000 बॉक्सेस का, बट वो ट्रक में फिट ही नहीं हो रहे, तो आपने कहा यार 19,500 भेज देते हैं आज। तो वो सारी एडिटिंग जो है वो सारी डिस्पैच एडवाइस स्टेज पे हो सकती है। वो होने के बाद आपने सिर्फ पिक किया मेक इनवॉइस नाउ, खटैक, और ये इनवॉइस बन गया। yes. सब कुछ अपने आप बन गया, रेट्स अपने आप, क्वांटिटी अपने आप, रेट्स की इंफॉर्मेशन, ट्रक नंबर, सब कुछ अपने आप। हमारी सेल्स ऑर्डर से आ गई, क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन, पैकेट्स की इंफॉर्मेशन हमारी डिस्पैच एडवाइस से आ गई। सो डेट एंड टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस बना अपने आप, और इनवॉइस बन गया। अगर कुछ और आपने भरना है उस स्टेज पे तो भर दिया, और ये आपका इनवॉइस रेडी। इनवॉइस बनते ही आपकी अकाउंट्स बुक अब हिट हो जाती हैं। अकाउंट्स में देखिए ये डेटर आउटस्टैंडिंग में खड़ा हो गया। ये जो मेरे को देखिए दिख रहा है ना 68224 के अमाउंट मैंने बिलिंग किया, तो 68224 पार्टी से आउटस्टैंडिंग खड़ा हो गया। और ये पार्टी में सुजुकी इंडिया को मैंने देखिए माल बेचा है, ये बिल नंबर है। अभी पैसे नहीं आए हैं 68,000 रुपीज़। मेरा यहाँ पर बिल अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस के हिसाब से फॉर्मेट में आ गया। और यहाँ पर अगर मैं पार्टी वाइज एजिंग देखता हूँ, बिल वाइज एजिंग देखता हूँ, तो उसमें 30, 60, 90 डे वाले कॉलम के हिसाब से भी वो डेटा आ गया। और ये क्योंकि पार्टी की अभी ड्यू डेट नहीं आई है तो ये नॉट ड्यू, ये नॉट ड्यू में आ गया है अभी। और अब मान लीजिए कलेक्शन आ जाती है, अब लेटर से पार्टी से कलेक्शन आ जाती है, तो ये मैंने लेटर से 55,000 रुपये रिसीव कर लिए पार्टी से। तो ये पार्टी से पैसे मेरे पास लेजर में आ जाएंगे। और ऑर्डर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में सिस्टम क्या कह रहा है जी, 1500 पीस का ऑर्डर था जो शुरू में हमने देखा था। तो 1500 पीस के अंदर से देखिए वापस इनवॉइस पे चलते हैं। इनवॉइस हमारा 65 पीसेस का हमारा इनवॉइस बना।
तो 65 का इनवॉइस बना तो सिस्टम क्या बोल रहा है, ये देखो जी 1500 में से 65 पीस निकल गए, 1435 पीस की अभी बैलेंस क्वांटिटी है जिसकी अभी शिपमेंट जानी है। तो ये सब कुछ अपडेट होता जा रहा है खटाखट खटाखट। ये डेली सेल समरी, इसमें देखिए बेसिक वैल्यू पहुंच गई कि आज भैया इतने इनवॉइस बन चुके, एक इनवॉइस बना है आज और इसकी ये वैल्यू है, ये एक इनवॉइस बना है आज और इसकी ये बेसिक वैल्यू है, इतनी की मेरी सेल समरी है। ये मंथली सेल समरी बन गई कि किस किस महीने कितनी सेल हो रही है, ये सेल से ग्राफ्स बन गए, सब कुछ वो सौ रिपोर्ट्स हम सेल्स में कहते हैं, वो इन्वेंट्री की वो सारी अपडेट होता जा रही हैं हर ट्रांजेक्शन के साथ।